स्वाब। नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सीढ़ियों से गिरी सास के सिर से खून बहता रहा। फिर बहू रानी फोन में लगी रही। घर आए बेटे ने सब शाम को अपनी माँ को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ सीढ़ियों के पास खड़े हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसने जो किया वो बहू की कल्पना से भी परे था। कुछ साल पहले की बात है। एक औरत अपने 5 साल के बच्चे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो दोनों भीग रहे थे। वो औरत अपने बेटे को गोदी में लेकर बस रोए जा रही थी। उनके आसपास से और भी लोग गुजर रहे थे, पर उनसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो और क्यों भीग रही हो। पूरी रात भीगते हुए बरसात में निकल गई। वो दोनों पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह की एक किरण उनके ऊपर पड़ी और वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उस वक्त तो उसकी नज़र उस पेड़ के नीचे बैठी हुई उस औरत पे पड़ गई। वो सोचने लगा कि यह औरत यहाँ बैठकर रो क्यों रही है। तभी वो आदमी उस औरत के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रही है और आप इतनी भीगी हुई है, आप और आपका बच्चा बीमार हो सकता है, कृपया आप अपने घर चले जाइए। तभी वो महिला और ज़्यादा रोने लगी। तो उस आदमी ने कहा, आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रही हैं, क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। उसके बहुत पूछने पर उस औरत ने बताया कि मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दूसरे गांव की हूँ, मेरा इस गांव में कोई नहीं है। फिर उस आदमी ने मीनाक्षी जी से पूछा, तो फिर आप इस गांव में कैसे आई और यह हालत कैसे हुई आपकी? फिर मीनाक्षी जी ने बताया कि मेरा और मेरे बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार था और मैं अपने पूरे परिवार के साथ शहर में घूमने के लिए जा रही थी एक ट्रेन से। तो रास्ते में एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मेरा पूरा दुनिया वहीं उजड़ गया। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कैसे हुआ, क्या सब? मीनाक्षी जी ने कहा कि हम जिस ट्रेन से जा रहे थे उस वक्त पता नहीं कैसे हमारे बदकिस्मती से शायद हमारी ट्रेन पलट गई और उस हादसे में मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। उस हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी उसने कहा कि फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो मीनाक्षी जी रोते हुए सारी बात बताती गई। उन्होंने कहा, जब मेरा पूरा परिवार एक साथ ट्रेन में बैठा था तो मेरे छोटे बेटे को बहुत प्यास लगी थी। उसने मुझसे कहा कि माँ मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो मैं अपने पति को अपने बच्चे के पास बैठाकर उसके लिए पानी लेने गई। मुझे आसपास कहीं पानी नहीं मिला तो मैं थोड़ी दूर तक चली गई। मुझे वहाँ से लौटने में थोड़ा समय लग गया। मैं पानी लेकर लौट ही रही थी, तभी मैंने दूर देखा ट्रेन तो चल रही थी। तो मैंने तभी ट्रेन के पीछे भागी, पर तब तक ट्रेन बहुत दूर जा चुकी थी। मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पाई। तभी दूसरी साइड से भी ट्रेन आ रही थी और दोनों ट्रेन स्पीड में चल रही थी और दोनों आपस में टकरा गई और दोनों ट्रेन पलट गई और यह सब मेरी आंखों के सामने हो गया और कुछ नहीं कर पाई। इतना कहने के बाद जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से जब उन्होंने रोना शुरू किया तो उस आदमी ने कहा, बहन जी आप रोए नहीं, क्योंकि इसमें आपकी ना तो गलती थी और ना ही आप कुछ कर पाती। वो तो ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है, पर यह आपका बेटा यह तो सही सलामत है ना? तो मीनाक्षी जी ने कहा, यह मेरा बेटा नहीं है। जब ट्रेन पलटी थी तो वहाँ सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो ट्रेन एक खाई में गिर गई थी। मैं अपने परिवार से अलग हो गई और मैंने उसे आखिरी बार देखा भी नहीं पाई और यह बच्चा भी ऐसे ही अपने परिवार से बिछड़ गया था। तो मैंने सोचा कि इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। पर मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं इस बच्चे को लेकर चलती रही और यहाँ पहुँच गई। मैं नहीं जानती कि मैं कौन से गांव में हूँ। मैंने यह पेड़ देखा तो यहीं आकर बैठ गई और यहाँ से बहुत से लोग गुजरे, पर मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है। पूरी रात में बारिश में भीगती रही, कल से यहीं बैठी हूँ। यह बच्चा कल से भूखा, अब मैं इसे क्या खिलाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी उस आदमी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरा नाम किशोर है। वो तो
मैं यहीं से गुजर रहा था तो आपको देख लिया। आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें देखकर मैं आपको यहाँ देखने चला आया और मैंने सही ही किया कि मैं यहाँ आ गया। यहाँ नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप इतनी परेशान हैं। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चले। यह बच्चा और आप दोनों ही कल से भूखे प्यासे भटक रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। तभी मीनाक्षी जी अपने उस बच्चे को लेकर किशोर जी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर किशोर जी को अपने घर ले आए और मीनाक्षी जी को अपने परिवार से मिलवाया। उनके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे। किशोर जी की पत्नी रेणुका जी और उनका एक लड़का था राजा। जब किशोर जी ने अपनी पत्नी से मीनाक्षी जी को मिलवाया तो रेणुका जी ने उनकी परेशानी को समझते हुए उनकी मदद करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि मीनाक्षी जी आज से आप यहीं रहना। इस अनजान जगह पर आप कहाँ कहाँ भटकती रहोगी, आप अपने बच्चे को लेकर यहीं रहना। मीनाक्षी जी रेणुका जी की बातों से बहुत खुश हुई क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई बिना मतलब के किसी के लिए कुछ नहीं करता है और रेणुका जी मीनाक्षी जी की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी। इस बात से किशोर जी भी बहुत खुश थे कि फिर रेणुका जी ने खाना बनाया और मीनाक्षी जी और उस बच्चे को खिलाया। खाते खाते रेणुका जी कहने लगी, मीनाक्षी बहन, आपने इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? आप इसको अपने पास रखोगे या पुलिस के हवाले कर देगी? तभी मीनाक्षी जी ने कहा, मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने उजरा है और यह बच्चा वहाँ अकेला था और रो रहा था, मतलब इसका भी परिवार इसके सामने उजरा है तो मैं इसे कैसे पुलिस के हवाले कर दूं? अगर इसके परिवार में कोई होता तो उसे ढूंढते भी, लेकिन अब जब इसका परिवार ही नहीं रहा तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने सोच लिया है आज यह मेरा ही बेटा है और मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी क्योंकि मेरे भी तो बेटे गए हैं। कम से कम उनकी कमी तो मुझे इतना नहीं खलेगी क्योंकि मेरा परिवार उजला है। इस बात का गम तो मुझे हमेशा रहेगा, पर इस बच्चे को अकेला छोड़कर मैं इसका भविष्य नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने तो सोच लिया कि मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं है, पर इस बच्चे के लिए मैंने सोचा कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो भी एक माँ का बेटा है और माँ कभी नहीं चाहेगी उसका बेटा दर दर भटकते। इसलिए वो बच्चा ही अब मेरे जीने की वजह है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तभी रेणुका जी ने कहा, बहन मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकती पर तुम्हारा दर्द सुनकर बांट जरूर सकती हूँ। वैसे इस बच्चे का नाम क्या है? तुम्हें उस बच्चे ने कहा, आंटी मेरा नाम मोहित है। तो रेणुका जी हंसते हुए बोली, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम मोहित है, यह तो बहुत अच्छा नाम है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे एक दोस्त से मिलाती हूँ। तभी रेणुका जी अपने बेटे राज को आवाज़ लगाती है और उन्होंने उसे बुलाया। तभी राज वहाँ आ गया। राज भी उस बच्चे के बराबर था। तभी राज ने कहा, क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो रेणुका जी ने कहा, देखो जरा कौन आया है, तुम्हारा एक नया दोस्त आया है, मिलो इससे। तो राज ने मोहित को देखकर हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी मोहित ने भी हाथ मिलाया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रेणुका जी ने कहा, आज राज चलो मोहित को अपने कमरे में ले जाओ और इसके साथ खेल लो। फिर राज मोहित के साथ लेकर अपने कमरे में चला गया और उसे सारे खिलौने खेलने के लिए दे दिए और दोनों साथ मिलकर खेलने लगे। रेणुका जी ने मीनाक्षी जी से कहा, अब आपको मोहित की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो राज के साथ घुल मिल जाएगा तो वो पहले की बातों भी भूल जाएगा। मीनाक्षी जी, आपको अपने आप को संभालना होगा और आप मोहन के सामने गुजरती हुई बात नहीं करना क्योंकि पहले उसे की बात याद आने लगेगी। अब पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। किशोर जी ने कहा, बहन जी आप यहाँ रहिए और आगे की ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, हमारे पास जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो मीनाक्षी जी ने कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो किशोर जी ने कहा, आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप खुश रहो, उसी में हमारी खुशी है। तभी मीनाक्षी जी ने कहा, आज की इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। किशोर जी ने कहा, आप ऐसी बात मत करिए, तो जिसके लिए काम आए वही अच्छा है। फिर वो सब ऐसे ही बातें करते रहे और फिर सब आराम करने लगे।
फिर अगले दिन सुबह सुबह रेणुका जी किचन में काम कर रही थी। तभी मीनाक्षी जी ने उन्हें किचन में काम करते हुए देखा तो मीनाक्षी जी रेणुका जी का हाथ बटाने लगे। तभी रेणुका जी ने कहा, मीनाक्षी बहन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कर लूँगी। तभी मीनाक्षी जी ने कहा, ऐसे खाली बैठना भी तो सही नहीं है और ऐसा कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। फिर मीनाक्षी जी नहीं मानती और काम करने लग गई। रेणुका जी ने कहा कि ठीक है बहन, तुम जैसा सही समझो। फिर दोनों बातें करते करते काम करने लगती हैं। तभी राज और मोहित आ गया और दोनों नाश्ता मांगने लगे। तभी रेणुका जी ने कहा, तुम बाहर टाइम टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। फिर वो दोनों नाश्ता कर लेते हैं और राज मोहित से कहने लगा, अब हम बाद में मिलेंगे। तभी मोहित ने कहा, क्यों भाई तुम कहाँ जा रहे हो? राज ने कहा कि मैं अब स्कूल जाऊँगा। तो मोहित ने कहा कि ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और ऐसे ही सब अच्छे से चलता रहा और समय आगे बढ़ता गया। अब मोहित भी पहले की बातों को भूल चुका था, पर मोहित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसने कभी किसी को बताया नहीं। मोहित का मीनाक्षी से अब ज़्यादा लगाव हो गया था। वो उनको ही अपनी माँ की तरह समझता और उसे जो भी कहना होता वो मीनाक्षी जी से जाकर कह देता। और मीनाक्षी जी भी बहुत खुश थी क्योंकि मोहित उसको उसके बच्चे की कमी महसूस नहीं होने देता और उन्हें वो माँ कहकर पुकारने लगा। एक दिन राज स्कूल जा रहा था, तभी मोहित मीनाक्षी जी के पास गया और कहने लगा कि माँ मुझे भी पढ़ने जाना है, मेरा भी पढ़ने का मन करता है, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता? तभी मीनाक्षी जी ने कहा, बेटा तुम्हें तो पता है हमारे खाने पीने और रहने का खर्चा भी सब वही उठा रहे हैं, फिर मैं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई की बात कैसे करूं? फिर मोहित ने कहा कि मुझे नहीं पता माँ, मुझे पढ़ना है। तभी पीछे से रेणुका जी ने मोहित की पढ़ाई की बात सुन ली, फिर चुपके से वहाँ से निकल गई और फिर उन्होंने यह बात किशोर जी को बताई। तभी किशोर जी ने कहा, रेणुका यह तो हमारी ही गलती है जो हमने उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। उसने भी तो कुछ सोचा होगा कि वे पढ़ लिख कर क्या बनेगा। रेणुका तुम चिंता मत करो, मैं कल ही राज के स्कूल जाकर मोहित की बात करके आऊँगा। फिर दूसरे दिन जब किशोर जी राज को स्कूल छोड़ने गए तो वो मोहित के एडमिशन की बात कर आई और उधर से ही मोहित के लिए ड्रेस बैग और किताबें लेकर आए। जब उन्होंने मोहित को बताया और उसे वो कॉपी किताबें दिखाई तो वो बहुत खुश हो गया और घर में जोर जोर से कहने लगा कि ये मैं भी अब पढ़ने जाऊँगा माँ, अब मैं भी पढ़ाई करने जाया करूँगा। घर में भी सब बहुत खुश थे। फिर मोहित और राज सब साथ साथ पढ़ाई करने लगे। मोहित पढ़ाई में राज से ज़्यादा अच्छा था। सब लोग एक परिवार का हिस्सा बन चुके थे और ऐसे ही समय बीतते चला गया और मोहित और राज बड़े होने लगे। उनका स्कूल भी अब ख़त्म हो गया था और अब वे कॉलेज जाने लगे और एक ही परिवार की तरह रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल और बीते और फिर राज और मोहित के लिए शादी रिश्ते आने लगे, पर दोनों ने ही शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि उन दोनों ने सोच रखा था कि जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर वो अपनी अपनी नौकरी की तैयारी में लग गए। वो दोनों सगे भाई की तरह रहते और दोनों साथ में ही पढ़ने जाते, साथ में ही खाना खाते। वो एक दूसरे की ढाल बन चुके थे। मीनाक्षी जी इस बात से बहुत खुश थे कि उसे कभी अकेले की महसूस नहीं होने दी। मोहित और राज की भी मेहनत रंग लाई और दोनों ने ही अपनी अपनी जॉब लगा ली। इस बात से मीनाक्षी और रेणुका जी बहुत खुश थे कि वो दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मीनाक्षी जी और रेणुका जी ने मोहित और राज के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिया और अच्छी सी लड़कियां देखकर दोनों की शादी कराकर घर में परिवार में सब खुश थे और उनकी शादी भी अच्छी खासी हो गई। मोहित की पत्नी का नाम ज्योति था और राज की पत्नी का नाम रागिनी था। ज्योति बहुत चालाक लड़की थी। वो चाहती थी कि वो सभी को अपने इशारों पे नचाए और उसका उल्टा रागिनी थी जो कि सीधे साधे स्वभाव की लड़की थी। वो घर का सारा काम करती और ज्योति अपने कमरे में फ़ोन चलाती रहती। मीनाक्षी ने ज्योति को बहुत समझाया कि बहू घर का थोड़ा सा काम कर लिया करो, बेचारी रागिनी बहू अकेली ही घर के कामों में लगी रहती है, जरा सीखो। तभी ज्योति ने कहा, माँ जी मैं ज़रा काम नहीं करूँ तो आप मुझे दुनिया भर की बातें सुना देती हैं, बस आपको तो वही रागिनी ही अच्छी लगती है, पूरे दिन आप तो उसी का ही गुणगान करती रहती हैं।
आपको अपनी बहू तो अच्छी नहीं लगती और दूसरों की बहू को अच्छा बताएंगे। तभी मीनाक्षी ने कहा, बहू तुम करती ही क्या हो? पूरे दिन तुम्हें मैं अच्छे कैसे बता सकूं? बता दो, पूरे दिन तो तुम फ़ोन में लगे रहती हो। फिर ज्योति मुंह फेर कर बैठ गई। तभी मीनाक्षी जी वहाँ से चली गई। मीनाक्षी जी को और रेणुका जी आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तभी मीनाक्षी जी उनसे कहने लगी, बहन मैं क्या करूँ, बहू तो मेरी एक भी नहीं सुनती है और आपको तो पता ही है वो घर का भी कुछ काम नहीं करती, मैं क्या करूँ? उसका मैंने तो उसे बहुत समझाया पर वो तो समझना चाहती ही नहीं है। अगर यह बात मैंने मोहित से कही तो खामखा घर में कलेश हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तभी रेणुका जी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी, शायद वो अभी हमें अपना परिवार नहीं समझती। रहते रहते सब कुछ शांति रह जाएगी और बाद में वो भी सब सीख जाएगी। तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, यह तो घर की छोटी छोटी बातें हैं जो हर घर में चलती रहती हैं। तभी रेणुका जी और मीनाक्षी जी के लिए चाय बना कर ले आए। तभी रेणुका जी ने कहा, मीनाक्षी बहन तुम वो बात छोड़ो, बहू चाय ले आई है, लो चाय पियो। फिर वो दोनों भी बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीते पीते मीनाक्षी जी कहने लगी, बहन जी हमारी दोनों बहुएं एक ही घर में रहती हैं पर मेरी बहू उसे कुछ सीख ही क्यों नहीं? अब देखो न, रागिनी बहू बिना कुछ कहे ही हमारे लिए चाय बना कर ले आए और ज्योति तो कहने पर भी चाय बना के नहीं लाते और कोई बहाना बना देती। तो रेणुका जी ने कहा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सब सीख जाएगी, अभी हुए ही कितने दिन है इसमें शादी क्यों? फिर ऐसे ही सब चलता रहा और ज्योति जी और ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी और काम तो करती नहीं और काम को उल्टा बिगाड़ कर रख देती और उसने तो अब अपना रवैया ही बदल लिया था। वे एक दूसरे की चुगली करती रहती। एक दिन तो उसने रिया और रेणुका जी के बीच ही झगड़ा करवा दिया। रेणुका जी और रागिनी के खिलाफ मोहित के कान भरती रहती। मोहित ज्योति को अच्छे से जानता था, वो तो उसकी बातों को अनदेखा करता रहता। मोहित और राज ने अपनी कमाई से एक एक घर खरीदा और दोनों ने यह खबर जब अपने घर सुनाई तो दोनों ही माँ फूली ना समा रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। जब ये बात ज्योति को पता चली तो वो बहुत खुश थी, पर उसने यह ठान लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, उसने घर में रहना है। अब तो मोहित ने उसे बहुत समझाया पर वो अपनी बात में अड़ गई और कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत सुनी नहीं, अब हम अपने घर में रहेंगे। तभी रागिनी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है उनके हम पे कितने एहसान है, तुम तो उनकी तरह सोच भी नहीं सकती करने की तो दूर की बात है। पर ज्योति कहाँ मानने वाली, तो उसने तो बस सोच रखा था कि मुझे अपने घर में अकेले ही रहना है। मोहित ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ज्योति ने दो परिवारों के बीच करार डाल दी और मोहित, ज्योति और मीनाक्षी जी अलग हो गए। राज ने मोहित को फ़ोन किया और कहने लगा कि मोहित तुम क्यों चले गए? तुम्हें पता है ना, हम दोस्त के साथ साथ भाई भी हैं, फिर तुम क्यों चले गए? मुझे तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लग रहा, हमने साथ में पढ़ाई की और साथ में शौक करते हैं, फिर तुम क्यों अलग हो गए? तभी मोहित ने कहा, भाई मैं भी मजबूर था, ज्योति मेरी बात मान ही नहीं रही, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। पर तुम चिंता मत करो, कम से कम हमारा रिश्ता तो नहीं टूटेगा। मैं नहीं चाहता कि ज्योति की वजह से हम सब में मनमुटाव आ जाए, हमारा रिश्ता ऐसे नहीं टूटेगा भाई। फिर उसने फ़ोन रख दिया। मोहित अब अपने शॉप पे चला गया और ज्योति अपने फ़ोन में लगी रहती। मीनाक्षी जी को अब अकेले होने की कमी छट रही थी, लगने लगी, वह अक्सर बीमार रहने लगी। ज्योति कुछ काम नहीं करती और घर का सारा काम मीनाक्षी जी के ऊपर छोड़ देती। वहाँ तो रागिनी थी जो सारा काम संभाल लेती, पर यहाँ तो ज्योति एक चम्मच भी हिलाना नहीं चाहती थी। बेचारी मीनाक्षी जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी पूरे दिन काम में लगी रहती। एक दिन मीनाक्षी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने ज्योति से कहा, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। तभी छुट्टी ज्योति ने कहा, बुढ़िया थोड़ा काम कम नाटक कर, तेरा तो हर बार का हो गया, चुपचाप काम कर ले। तभी मीनाक्षी जी ने कहा, ज्योति बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? पड़ोसी कैसे बात की जाती है, इतनी भी तमीज़ नहीं, बोलने का ढंग भी भूल गई हो क्या? तभी ज्योति कहने लगी, अरे जा बुढ़िया, तुम मुझे क्या कर सिखाएंगे?
चल निकल मेरे कमरे से। तभी ज्योति मीनाक्षी जी को धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर कर देती है। अब वहाँ तो उन्हें कोई बचाने वाला था नहीं। मीनाक्षी जी की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो सालों पहले अपना एक परिवार खो चुकी थी और उनकी बहू ने आकर उन्हें उनके दूसरे परिवार से भी दूर कर दिया। चल वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसी कारण उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मीनाक्षी जी बेचारी अपनी बहू के कमरे से नीचे आ रही थी, तभी उनको चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से गिर गई और वो बेहोश बनी रही। पर ज्योति ने उन्हें एक बार जाकर भी नहीं देखा कि वो क्यों चिल्लाई, और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकले। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। मीनाक्षी जी का बहुत ब्लड बहता रहा, पर वहाँ कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं था। जब रात हो गई तब मोहित अपनी जॉब करके घर वापस आया। तब जाकर उसने मीनाक्षी जी को देखा तो वो वहीं के वहीं शॉक्ड हो गया और माँ कहकर बहुत तेज चिल्लाया। उन्हें देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। तब उसकी आवाज़ सुनकर ज्योति अपने कमरे से बाहर उसने देखा मोहित मीनाक्षी जी को उठाकर ले जा रहा है और मीनाक्षी जी का खून निकल रहा है। तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह सब कैसे हो गया। फिर मोहित जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब मेरी माँ को देखना, पता नहीं क्या हो गया है, शायद वो सीढ़ियों से गिर गई। हाँ। तभी डॉक्टर ने कहा, इनका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, इन्हें खून की ज़रूरत है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त ब्लड नहीं है, तुम्हें जल्दी खून की बोतल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मोहित ने कहा कि कोई नहीं, बात नहीं डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, बस किसी भी तरह मेरी माँ को बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने कहा कि हमें पहले आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा कि वे मीनाक्षी जी के ब्लड ग्रुप के जैसा है भी या नहीं। तभी डॉक्टर चेकअप करते हैं तो मोहित का खून मीनाक्षी जी से ब्लड मैच नहीं हुआ। मोहित और भी ज़्यादा घबरा गया और कहने लगा कि डॉक्टर अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको जल्दी ही ब्लड का इंतज़ाम करना होगा क्योंकि आपके पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। तभी मोहित ने कहा कि नहीं डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं अभी बाहर जाकर कहीं से भी ब्लड का इंतज़ाम कराता हूँ, बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर फिर मोहित ने सब जगह पूछा लेकिन कहीं भी ब्लड नहीं मिला। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गया और उसने वहाँ अपनी माँ के बारे में बताया तो उसे वहाँ जाकर एक ब्लड की बोतल मिल गई। शायद तब तक देर हो चुकी थी। मोहित जैसे ही भागते भागते हॉस्पिटल पहुँचा और डॉक्टर को ब्लड की बोतल दी, तब डॉक्टर ने कहा क्या आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए, आपने यहाँ आने में बहुत देरी कर दी। यह सुनकर मोहित वहीं की वहीं शांत हो गया। एक पल के लिए वह बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वह समझ ही नहीं रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। जब यह बात रेणुका जी, किशोर जी और राज को पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुए। मोहित ने उन्हें फ़ोन करके बता दिया। तभी राज भागते भागते मोहित के पास आ गया क्योंकि उसे पता था कि मोहित के लिए कितना दर्दनाक होगा। मोहित को सहारा देने के लिए राजवंत उसके पास पहुंच गया और उसने मोहित को संभाला। फिर वो सब अपने पुराने घर आ गए। मोहित ने अब जब रेणुका जी को देखा तो वो उनके गले लग गया और फूट फूट के रोने लगा। रोते हुए वो उनसे कहने लगा कि पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है, उसने मेरा परिवार छीन लिया और एक माँ जो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसको भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, क्या मैं ज़्यादा बुरा हूँ। तभी रेणुका जी ने कहा बेटा उन्हें तो जाना था, वो चली गई, जो भगवान चाहता है वही होता है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आज से तुम मुझे भी अपनी माँ समझो और मुझे अपनी माँ ही बुलाना। और तुम वहाँ अपने घर में नहीं रहोगे, यहाँ रहोगे हमारे साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि वह घर तुम्हें मीनाक्षी जी को भूलने नहीं देगा। और तुम बार बार उस घर को देखोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तुम अब से यहीं रहोगे हमारे साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। तब मोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। तभी रेणुका जी ने कहा बेटा पर ज्योति बहू कहीं दिखाई नहीं दी, न ही हॉस्पिटल में और न ही यहाँ।
पर तो मोहित ने कहा कि उसे तो पता ही नहीं कि बाकी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसे फ़ोन करना ही भूल गया। मैं घर जाकर उसे बुला कर ले आता हूँ। तो मोहित उसे लेने के लिए घर गया। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। वो तो अंदर चला गया। मोहित को कहीं भी ज्योति नहीं दिखी तो वो उसके कमरे में जा ही रहा था। तभी उसके फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आई। तभी मोहित कहने लगा, शायद किचन में है ज्योति, जाकर देखता हूँ एक बार। तभी वो किचन की तरफ जा रहा था। ज्योति फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। वो कह रही थी उससे कि मैं क्या करूँ यार, उस बुढ़िया को कुछ भी हो गया हो ना तो मोहित का बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो उस बुढ़िया से बहुत प्यार करता है। अरे यार, वो बुढ़िया सीढ़ियों से गिर गई थी। उस बुढ़िया की चीखने की आवाज़ भी आई थी मुझे, पर मैंने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वह ऐसे ही रोज़ चिल्लाती रहती है किसी न किसी काम के लिए। मैं उससे घर का सारा काम कराती हूँ ना मोहित के जाने के बाद, तो इसलिए वो चिल्लाती रहती है। तो मुझे लगा कि ऐसा ही हो गया होगा शायद। मैंने सोचा कि भगवान करे ऐसा हो कि वो बुढ़िया डायरेक्ट ऊपर चले जाए और मोहित को कुछ भी पता न चले। चल ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो, बुढ़िया हॉस्पिटल से वापस ना आए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि हॉस्पिटल में क्या हुआ है। मैं रखती हूँ, अभी पता करके देखती हूँ। मोहित अभी नहीं आया है, देखो तो सही कहाँ रह गया। चल बाय, इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मोहित ने ज्योति की सारी बातें सुन ली। यह सब सुनकर उसे इतना गुस्सा आया। जब वो उसके सामने गया तो उसने ज्योति को बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा। ज्योति घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ मोहित, तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? तभी मोहित ने कहा, जब अब ज़्यादा सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। चिल्लाता हुआ मोहित बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? कितनी कठोर हो तुम, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मेरी माँ को मारता हुआ देखना चाहती थी ना तुम? हो गया तुम्हारे मन का, अब मुझे तुमसे रिश्ता ख़त्म करना है। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। तो ज्योति कहने लगी, नहीं मोहित, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो अपने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ दिया है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तभी मोहित ने कहा कि कहीं भी जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, अभी की अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। ज्योति जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर मोहित कमरे में जाकर 2 बैग लेकर आया और एक बैग ज्योति को दिया और उससे कहने लगा कि चलो जाओ यहाँ से, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया और खुद भी अपना बैग लेकर घर से बाहर हो गया और फिर उसने घर के बाहर ताला लगा दिया। ज्योति मोहित के पैरों में गिरकर बहुत गिड़गिड़ा रही थी, पर मोहित ने अब उसकी एक नहीं सुनी और उससे कहा, मैं जा रहा हूँ अब अपने परिवार के पास, तुम जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हम दोनों का कोई मिलाप नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और अपने घर पहुँच गई। रेणुका जी ने कहा कि बेटा, ज्योति बहू नहीं आई। तभी मोहित ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रेणुका जी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि मीनाक्षी जी ज्योति की वजह से इस दुनिया में नहीं रही। पर रेणुका जी कहने लगी कि बेटा तो उसे छोड़कर कहाँ आया है, अब वो बेचारी कहाँ जाएगी, उसका तो इस शहर में कोई है भी नहीं। तभी मोहित ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पता माँ, वो कहीं भी जाए कहीं भी ना जाए, वो कहाँ गई होगी कहाँ नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही मुझे उससे कोई रिश्ता रखना है। मैं तो बस उसे वही छोड़ आया। पर ज्योति मोहित से पहले ही उस घर पहुंची थी। तभी वो अंदर से निकल कर आई तो मोहित थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसे घूरते हुए उसने कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, निकल जाओ यहाँ से। तो रेणुका जी ने कहा कि बेटा, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया और इसे अपनी गलती का पछतावा भी है और हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट है। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो बच्चे की जान को खतरा है, क्योंकि ये मरने जा रही थी, इसलिए न चाहते हुए तुम इसे माफ़ कर दो।
अब इसे अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है। तुम इससे थोड़े गुस्सा हो पर अपने बच्चों से नहीं, अपने बच्चे के लिए सही इसे माफ़ कर दो। फिर मोहित रेणुका जी की बातों को सुनकर सोचने पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपने बच्चों को तो ऐसे नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वो ज्योति को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहता था। और आखिर ऐसे कर सकता था आखिरकार ज्योति की वजह से ही आज उसकी माँ उसके बीच नहीं थी। उसकी माँ जिसने जीवन में इतनी मुसीबतों से लड़ने के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा, जिनकी बदौलत आज वो इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी बिता रहा था। तब मोहित ने रेणुका जी से कहा कि माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपने बच्चे से मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए इसे इस घर में रहने से नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, मैं इस औरत को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल ज़रूर देखना चाहता हूँ। जब तक यह मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक मैं इसके मनहूस शक्ल को भी झेल लूँगा, लेकिन उसके बाद भी आप इसे कह दीजिए कि यह मेरी आंखों के सामने ना आए। और एक और बात, यह इस घर में किसी महारानी की तरह नहीं रहेगी और न ही भाभी को नौकरानी बनाकर रखेगी। अगर यह तमीज़ में एक बहू की हैसियत से इस घर में रहना चाहे तो रह सकती है, वरना दरवाज़ा खुला है, चाहे तो जा सकती है। यह इस गलतफहमी में न रहे कि बच्चे के बलबूते पर या मुझसे जो चाहे करा सकती है। रेणुका जी के लिए फिलहाल इतना ही बहुत था कि मोहित ने उसे घर में रहने की परमिशन दे दी, लेकिन अब एक घर में रहते हुए भी मोहित के लिए ज्योति बिल्कुल अनजान थी। ना कि वो उससे बात करता और ना ही उसका चेहरा भी देखना पसंद करता था, और ज्योति के लिए शायद यही उसके कर्मों की बेहतर सजा थी। अब ज्योति पहले से बदल चुकी थी। अब वो रागिनी के ऊपर हुक्म नहीं चलाती थी, बल्कि रागिनी के साथ परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते और एक अच्छी बहू की तरह अपने फर्ज निभाते, इस उम्मीद में कि एक दिन शायद मोहित उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर देगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।